हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवी विकल आर्ट्स क्लास में। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे भूगोल सब्जेक्ट का। भूगोल सब्जेक्ट में हम लोग पहला अध्याय कवर कर रहे हैं, जिसमें मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र है, संभववाद के बारे में कि संभववाद क्या होता है, डिटेल में आसान शब्दों में आपको समझा देंगे। इसके बाद निश्चयवाद क्या होता है ये समझेंगे, फिर बात करेंगे कि नव निश्चयवाद क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में तीन जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसी में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी 2 वीडियो में पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी तो लेते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे जो आप इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे संभववाद क्या होता है। देखिए, संभव मतलब क्या होता है? संभव का मतलब कोई भी काम आसान बनाना, संभव कर देना। ठीक है, मानो जब धीरे धीरे अपनी तकनीकी का विकास किया, तो धीरे धीरे साइंस जब आगे बढ़ती चली गई तो बहुत सारी संभावनाएं विकसित होती चली गई, इतना आविष्कार हो गया, सारी संभावनाएं विकसित होती चली गई। तो यहाँ पे संभववाद आखिर क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटेंस है संभववाद। संभववाद क्या है? संभववाद एक विचारधारा है। विचार का मतलब क्या होता है? थॉट होता है। जैसे आपके मन में इस टाइम पे क्या विचार चल रहा है, क्या थॉट हो उत्पन्न हो रहा है, संभववाद क्या है? एक विचारधारा है। ये किसकी विचारधारा है? तो जवाब होगा भूगोलवेत्ताओं की विचारधारा है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं आपको, कोई रट्टा मार नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों संभववाद क्या है? संभववाद एक विचारधारा है। किसकी विचारधारा है? आंसर होगा भूगोलवेत्ताओं की। कौन से भूगोलवेत्ता? कौन से भूगोलवेत्ता थे जिनकी विचारधारा थी? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। फ्रांसीसी में कौन कौन से लोग थे? जैसे कि फेब्रे थे, ब्लास थे, ब्रून्स। ये कुछ ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववाद के जो है विचार प्रस्तुत किए थे, या हम कह सकते हैं कि संभववाद के समर्थक माने जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुका है कि संभववाद क्या है, तो एक विचारधारा है। और फेब्रे ने संभववाद का शब्द दिया था, और संभववाद का जनक जो है फेब्रे को माना जाता है। तो यहां से एक बहुविकल्पीय सवाल पूछ लेगा कि संभववाद के जनक किसे माना जाता है या संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे फेब्रे को माना जाता है। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि मैंने आपको छोटा सा बताया कि संभववाद आखिर है क्या। अब इसकी परिभाषा पे चलते हैं, तो कैसे परिभाषा को समझेंगे ये हमें जानना जरूरी है। देखिए संभववाद में हम क्या लिखेंगे? प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध कराती है। जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये क्या करती है? संभावनाएं उपलब्ध कराती है। कैसे संभावनाएं उपलब्ध कराती है? जैसे कि मानव अपनी बौद्धिक क्षमता से और तकनीकी से, अपने दिमाग से, और दिमाग से जो टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित किया है उसके आधार पे, तो मानव अपनी बौद्धिक क्षमता और तकनीकी की सहायता से उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है? जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका उपयोग करता है। अपनी बौद्धिक क्षमता और तकनीकी से उन संसाधनों को उपयोग करता है, क्योंकि प्रकृति हमें संसाधन उपलब्ध कराती है, और उस संसाधन का उपयोग हम अपने दिमाग से, यानी बौद्धिक क्षमता से और तकनीकी से करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोयला है, ठीक है। अब ये कोयला जो है पहले काला पत्थर हुआ करता था, लेकिन जब मानव को ज्ञान हो गया कि इस कोयला से एनर्जी यानी ऊर्जा भी बनाई जा सकती है, तो काला पत्थर काला सोना बन गया। तो ये क्या है? संभावनाएं प्रकृति उपलब्ध कराया, और मानव ने अपनी बौद्धिक क्षमता से उसको जो है विकसित किया और उसको उपयोग किया, तो काला पत्थर काला सोना बन गया। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध कराती हैं, तथा मानव अपनी बौद्धिक क्षमता से और तकनीकी से, उनकी सहायता से उनको उपयोग करता है। अब देखिए इस प्रकार कह सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, यानी जो प्रकृति है वो मानव धीरे धीरे अपने रूप में ढाल रहा है, यानी मानव उसको उपयोग कर रहा है। तो मानवीकरण, यहाँ पे देखिए मानवीय मतलब मानव, करण मतलब करना, मानवीकरण हो रहा है, यानी मानव अपनी इच्छा अनुसार उसको बदल रहा है। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि यहाँ पे संभववाद में क्या हो सकता है। जैसे वर्षा का पूर्वानुमान लगाना, आप अपने मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, परसों बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश कब होगी, ये आप पूर्वानुमान लगाते। कैसे लगाते हैं?
तकनीकी के द्वारा लगाते हैं, मानव जो अपने तकनीकी विकसित किए हैं उसके आधार पे पूर्वानुमान लगाते हैं। तो क्या ये मानव ने संभव नहीं बनाया है? बिल्कुल संभव बनाया है। पहले इतना जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या उस टाइम पे वर्षा को पहले से जान जाते थे कि कल वर्षा होने वाली है, परसों वर्षा होने वाली है? ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई, तकनीकी आ गया, तो मानव पहले ये जान लेता है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, परसों बारिश होगी कि नहीं होगी। तो संभव बना दिया है मानव ने। जो प्रकृति थी उस पर एक तरह से देखा जाए विजय तो प्राप्त नहीं कर सकता है प्रकृति पर, लेकिन उसके कुछ ऐसी चीजें हैं जो संभव बना दिया है मानव। आगे देखिए यहाँ पे, नदी पर बांध बनाकर, अब नदी बह रही है, नदी प्राकृतिक धारा है जो बह रही है। अब सवाल यह है कि नदी के पानी को रोक पाना तो असंभव नहीं था, लेकिन मानव ने बांध बना दिया। अब नदी पर मानव बांध बनाकर जो है उस पानी को डायरेक्शन को मोड़ सकता है, विद्युत उत्पादन कर सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं मानव ने विकसित कर दिया। कैसे किया? अपनी तकनीकी और बौद्धिक क्षमता के आधार पे किया। तो मानव ने कुछ संभावनाएं विकसित किया ना, इसी प्रक्रिया को संभववाद कहते हैं। यही है संभववाद। आगे देखिए, पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर, पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर उस पर खेती करना, मानव पहाड़ को काटकर सीढ़ीदार खेती करके उस पर जो है खेती करता है। तो कहीं की संभव कैसे होगा? मानव अपने तकनीकी और बौद्धिक क्षमता के आधार पे विकसित करता है और फिर उस संसाधनों को उपयोग करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया संभववाद कहलाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं कि मैंने क्या आपको बताया है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि संभववाद क्या है। तो संभववाद का मतलब यह होता है कि मानव कुछ संभव कर दे, कुछ संभव बना दे। क्या संभव बना दे? इस प्राकृतिक वातावरण में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो करता है संभववाद, यानी संभव कर लेता है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने बता दिया, थोड़ी सी परिभाषा बता दिया मैंने। एक परिभाषा मैं और बताता हूं आपको जो आपको आसान शब्दों में याद हो जाएगा। चलिए वो परिभाषा देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए आप परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा, प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा की गई है, उसको दरकिनार किया गया है। जो भी शक्ति थी यानी जो भी पावर था प्रकृति के हाथ में, उसको अब हटा दिया गया है। अब पावर किसके हाथ में है? मानव के हाथ में, इंसानों के हाथ में है। यही जो है इसमें कहना चाह रहे हैं। जो संभववाद के समर्थक हैं ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो मानव है, मानव सर्वशक्तिमान है, मानव के हाथ में पावर है। यही जो है इस संभववाद में कहना चाह रहे हैं। तो वही लाइन लिखा है कि यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा, यानी अब जो कुछ भी है वो प्राकृतिक शक्ति नहीं है। तो प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता, यानी मानव शक्तियों की प्रधान बताया गया है, मुख्य बताया गया है, मेन बताया गया है। अब कहा गया मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संभववाद क्या है? एक विचारधारा है। किसकी विचारधारा, किसकी थॉट है? तो आंसर होगा भूगोलवेत्ताओं की थॉट है। अब ये भूगोलवेत्ता कैसे थे? फ्रांसीसी थे। और फ्रांसीसी में कौन कौन से ऐसे लोग थे? तो फेब्रे, ब्लास ब्रूस, ये सब संभववाद के समर्थक माने जाते हैं और उन्हीं लोग की ये विचारधारा जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि मानव शक्ति के जो है प्रधानता स्वीकार करने वाले विचारधारा संभववाद कहलाता है। इसमें कहा गया है कि मानव सर्वशक्तिमान है। इनके समर्थक लोगों ने कहा है कि जो कुछ भी है वो मानव है, मानव सर्वशक्तिमान है। तो दोस्तों ये छोटी सी परिभाषा संभववाद की थी। और अगर ये पेपर में आता है तो आप इसे अगर लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। और यही होता है सही तरीके से लिखने का। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कोटेशन लिखा है, इस प्रकार से मैंने लिखा ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं और आप आसान शब्दों में समझ सके। अब दोस्तों बात करते हैं निश्चयवाद की कि निश्चयवाद क्या होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं निश्चयवाद की। निश्चयवाद भी मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा जैसे मैंने संभववाद समझाया था। तो थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको आसान शब्दों में मैं समझा दूंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निश्चयवाद की। निश्चयवाद सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़िए। निश्चयवाद है, निश्चय का मतलब जो तय है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है। सूरज का उदय होना है तो उदय होकर ही रहेगा, रात का होना तो रात का होना रात होकर ही रहेगा, और दिन का होना दिन होकर ही रहेगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि
जो निश्चय है, जो तय है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है, उसे मानव टाल नहीं सकता है। बारिश होगी तो बारिश होगी, नदी बह रही है तो नदी बह रही है। नदी की धारा को मानव बदल सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। अगर रोक देता है तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दोस्तों, निश्चयवाद का मतलब जो तय है, जो निश्चय है, जो निश्चित है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है, वो निश्चयवाद है। निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके नियत में लिखा होगा या आपकी किस्मत में लिखा होगा तो आपको मिलेगा, आपका किस्मत अच्छा रहेगा, यानी नियति का मतलब किस्मत, तो इसे नियतिवाद भी कहते हैं। तो लोग भगवान के भरोसे होते हैं, ईश्वर के भरोसे होते हैं कि हमें मिलेगा, तो उनके नियत में रहेगा, उनकी किस्मत में रहेगा तो चीज मिलेगा। आपकी किस्मत में रहेगा तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे, टॉपर भी बन सकते हैं। निश्चयवाद भी संभववाद की तरह एक विचारधारा है, एक थॉट है, एक सोच है। किसकी? भूगोलवेत्ताओं की थॉट है। जो भूगोलवेत्ता थे वो कौन थे? तो जवाब होगा जर्मन के लोग थे। ये जर्मन के लोग जो है कुछ थॉट दिए थे, जिसमें से अरस्तु, हम्बोल्ट, रेटजल और सैंपल है, ये निश्चयवाद के समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने सपोर्ट किया था कि निश्चयवाद जो है निश्चयवाद है, संभववाद नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा कितने आसान शब्दों मैंने लिखा है, आपको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों परिभाषा में देखिए, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा है मानव शक्तियों की अपेक्षा। अब इस वाले परिभाषा में मानव शक्ति की अपेक्षा की गई है, यानी मानव को दरकिनार कर दिया गया है, मानव को हटा दिया गया है। भाई मानव नहीं सर्वशक्तिमान है, जो है वो प्रकृति सर्वशक्तिमान है। तो इसीलिए कहा गया है कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति की प्रधानता। यहां पे प्राकृतिक शक्ति को प्रधान बताया गया है, उसको मुख्य बताया गया है, उसको मेन बताया गया है, ताकि जो है वो प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान हो सके। तो ये विचारधारा में कहा गया है कि प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाले जो विचारधारा है उसे निश्चयवाद कहा जाता है, वो निश्चयवाद कहलाता है। इसमें कहा गया है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, जो है वो प्रकृति है, प्रकृति के सामने मानव कुछ भी नहीं है, मानव प्रकृति का दास है। जो मानव है वो प्रकृति का दास है। दास का मतलब नौकर कह सकते हैं, गुलाम कह सकते हैं। तो जो मानव है वो प्रकृति का दास है। प्रकृति जैसा चाहेगी इंसान को वैसा ही नचाएगी और इंसान वैसा ही नाचेगा जैसा प्रकृति चाहेगी, क्योंकि इस विचारधारा में यही बात यहां पे दोस्तों कहा गया है कि मानव शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है उसे निश्चयवाद कहा जाता है। तो वही विचारधारा यहां पे कहा गया है। उसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण हो रहा है। संभववाद में वहां पे प्रकृति का मानवीकरण होता है, लेकिन यहाँ पे मानव का प्राकृतिकरण होता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानव का प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए, तो आप पूरा ये कहानी लिख सकते हैं। और निश्चयवाद के बारे में अगर पूछता है तब भी जो यहाँ पे लिखेंगे, या नियतिवाद पूछता है तब भी आपका आंसर यही होगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बताया है, अगर आप पूरा तैयार कर लेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नव निश्चयवाद क्या होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं नव निश्चयवाद क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नव निश्चयवाद की। देखिए नव निश्चयवाद में एक नई संकल्पना आई, एक नई विचारधारा आई। तो यहाँ पे देखिए चाहे संकल्पना बोले या विचारधारा बोले, बात एक ही है। तो एक नई संकल्पना जन्म लेती है। यहाँ पे नई संकल्पना में ये कहा जाता है कि ना तो हम संभववाद को मानेंगे और ना ही निश्चयवाद को मानेंगे। यानी नव निश्चयवाद जो एक नई संकल्पना आई जिसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ये ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने एक नई संकल्पना या एक नई विचारधारा दी थी जिसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। अब यहां से एक प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि नव निश्चयवाद की संकल्पना या विचारधारा किसने दिया था? तो आपका जवाब होगा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूं याद करने का। तो यहां पे देखिए, आप एक सेंटेंस यहां पे ध्यान रखिए, टेलर, ठीक है, यहां पे ध्यान रखिए आप, टेलर। अब यहां पे देखिए लिखा है नव निश्चयवाद। नव मतलब नया, नव मतलब क्या होता है? नया, है ना। तो अब नया नया कपड़ा सिलाने कहां जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं। तो नव निश्चयवाद को जो है किसने दिया था? टेलर ने दिया था। आप इतना भी लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। अब दोस्तों तो बात हो गई कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें इन्होंने संकल्पना, एक जो संकल्पना दी उसमें कहा गया है रुको और जाओ की संकल्पना। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा
कि रुको और जाओ की संकल्पना किसने दिया था? जवाब होगा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। या फिर ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी संकल्पना या कौन सी विचारधारा दी थी? तो जवाब होगा रुको और जाओ की संकल्पना। अब इसमें क्या कहा गया है विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है इस बात को। इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे शहर होता है, उस शहर में जो यातायात नियंत्रण जो बत्तियां लगी होती है, इसमें लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती लगी होती है, ये नियंत्रक बत्तियां जो है इसका एग्जाम्पल लेकर इन्होंने बताया है। जैसे यहां पे लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? खतरा होता है। खतरा मतलब रुको, रुको जरा, रुको जरा। तो यहाँ पे लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुको, ठीक है। इसके बाद जो पीली बत्ती होती है, पीली बत्ती का मतलब जब पीली बत्ती जल जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? तैयार रहो, अब भैया सिग्नल खुलने वाला है, तैयार हो जाओ, गाड़ी स्टार्ट कर लो, तैयार हो जाओ। तो इसके बाद जो है जब हरी बत्ती जल जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल को यहां फिट करते हैं। इन्होंने इसको क्या समझाया है दोस्तों? इन्होंने कहा है कि संभववाद में कहा है कि संभववाद में कहा है कि मानव सर्वशक्तिमान है, मानव जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। नव निश्चयवाद में कहा गया है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मानव प्रकृति का दास है, यानी गुलाम है। तो कहने का तात्पर्य कि नव निश्चयवाद तो ना तो संभववाद को मानती है और ना तो निश्चयवाद को मानती है। इनका मानना है कि ना तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है ना तो मानव सर्वशक्तिमान है। हमें दोनों को तालमेल बिठा के चलना होगा। अगर दोनों को तालमेल बिठा के चलेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वही बात इन्होंने कहा गया है कि लाल बत्ती का मतलब रुको जरा, यानी हमें पहले प्राकृतिक संसाधनों को पहले देखना है, परखना है, समझना है। इसके बाद उसका उपयोग करने के लिए, उसको आवश्यकताओं की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार हो जाना है। यानी पहले हमें संसाधन को देखना है, रुकना है, समझना है, उसको परखना है कि प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में है, किस अवस्था में है, पहले उसको देखना है, परखना है। इसके बाद दोस्तों उसको तैयार कर, उसको उपयोग करने के लिए उसका तैयार हो जाना है। जब आपको प्रकृति के रूप से सिग्नल मिल जाए कि भैया तैयार करो, इसका मतलब ये कि संदेशा मिल जाए, तो आप जो है हरी बत्ती जल जाएगी, इसका मतलब ये है कि आप उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। यानी में प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा, मतलब हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। और अगर जो है अलग अलग काम करेंगे, मानो अपने आप में रहे कि एटीट्यूड में कि हम सर्वशक्तिमान हैं और प्रकृति सोचे कि मानव कुछ नहीं कर सकता है, तो मानव बहुत कुछ कर सकता है। आज की डेट में मानव बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर प्रकृति भी चाले तो मानव उसके आगे नतमस्तक भी हो सकता है। यानी दोनों अपनी अपनी जगह पर फिट है, लेकिन अगर दोनों को साथ मिलकर चलना है तो नव निश्चयवाद को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि नव निश्चयवाद में न तो प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताया है, न तो मानव को सर्वशक्तिमान बताया है कि यहाँ पे नव निश्चयवाद में हमें पहले प्रकृति के संसाधन को समझना है, परखना है, इसके बाद उसका उपयोग करने के लिए तैयार हो जाना है। जब ऐसा हमें मौका मिल जाए कि अब संसाधन हमारे पास अवेलेबल हो चुका है तो हम उसका उपयोग करें, तब हमें कोई कभी दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से जो है इन्होंने जो है रुको और जाओ की संकल्पना, स्टॉप एंड गो की संकल्पना को समझाया। दूसरा जो अध्याय है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं कवर करने वाला इस वीडियो में, तो यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा है, आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं समझा दूंगा कि मैंने क्या लिखा है और इसके बाद जो एक एक करके इसको कवर करेंगे, साथ में आपको तैयार भी करवा देंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का मतलब ये कि टॉपिक का नाम देखिए, चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण, वितरण लिखा हुआ है। तो जनसंख्या वितरण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और किस किस देश में जनसंख्या कैसे कैसे फैली हुई है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक आएगा जनसंख्या वितरण के कारक, यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे जनसंख्या कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होती है, उसके पीछे कौन कौन से रीजन है, रीजन यानी कारण है, वो हमें इस टॉपिक में समझना है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग जनसंख्या घनत्व के बारे में कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, किस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है, किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है और जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, यानी जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है,
उसके पीछे कौन कौन से घटक है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनको समझना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक रहेगा जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। ये सिद्धांत कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये दोस्तों 6 टॉपिक है और ये 6 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो 100% गारंटी कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा और मैं आपको तैयार भी करवा दूंगा। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, जनसंख्या वितरण क्या होता है। तो दोस्तों यहां पे मैंने लिखा है जनसंख्या वितरण। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मैं एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, ताकि आप ये समझ जाओ कि पढ़ते कैसे हैं और आप समझकर इसे आप अपने भाषा में सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, लिखा है जनसंख्या वितरण। यहाँ पे लिखा है जनसंख्या। जन का मतलब क्या होता है, लोग होता है। संख्या का मतलब संख्या यानी आंकड़ा। किसकी आंकड़ा, किसकी संख्या, लोगों की संख्या, लोगों की जो संख्या है। वितरण का मतलब क्या होता है, वितरण का मतलब बटा होना या फैला होना, है ना। तो यहाँ पे जनसंख्या का फैलाव या जनसंख्या का बटा होना जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब दोस्तों धरातल पे जनसंख्या यानी पृथ्वी पे जनसंख्या रहती है और किसी ग्रह पे जनसंख्या है ही नहीं है। तो पृथ्वी पे जो जनसंख्या है वो कहां कहां फैली है, किस प्रकार से फैली है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो वो रीजन क्या है वो समझना है। तो यहाँ पे छोटी सी परिभाषा ले सकते हैं कि धरातल पर लोग किस प्रकार फैले हैं। जो धरातल पर फैले हुए हैं लोग, उन्हीं को जनसंख्या वितरण कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आपने सुना होगा कहीं पे कि जैसे प्रसाद, जैसे पूजा वगैरह होता है तो प्रसाद होता है, तो प्रसाद कहते हैं प्रसाद को वितरण कर दिया जाए, यानी प्रसाद को बांट दिया जाए। तो वितरण का मतलब बटा होना, फैला होना, है ना। तो ये जनसंख्या किस प्रकार से धरातल पर फैली हुई है और इसका फैलना ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं विश्व के टॉप 10 देश जो जनसंख्या वितरण में अलग अलग महाद्वीपों में फैले हुए हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने संसार का मैप बना लिया है और यहाँ पे टॉप 10 देश का नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब कौन से देश किस महाद्वीप में, इसको समझना है। सबसे पहले आपके समझ में आना चाहिए कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे है, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तर में है इसलिए उत्तरी अमेरिका। ये है दक्षिण में तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला भाग, ये है यूरोप महाद्वीप और इसी से अलग यहाँ पे अटैच में है, टच में है यहाँ पे एशिया महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और जो ये वाला है ये अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पे कोई मतलब कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती, एकदम एक तरह से देखा जाए निर्जन महाद्वीप है। तो सभी देश इसी जो है ऊपर जो महाद्वीप यहाँ पे मैंने बनाया है उसी में है। तो देखिए पहला पॉइंट है चीन। भारत के ऊपर यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है चीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पड़ेगा चीन। ध्यान रखेंगे संसार का भी मैप भरने के आता है 5 नंबर का, तो अगर आपको पता होगा तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा और मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे मानचित्र भरा जाता है। तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा चीन, ठीक है, ये पहला लिख दिया मैंने चीन। दूसरा वहां पे देखिए भारत लिखा है, तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा आपका भारत, ये आपके सामने चीन के नीचे भारत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यूएसए है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए ये है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ पड़ेगा यूएसए, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद दोस्तों ये तीसरा देश हो जाएगा क्षेत्र जनसंख्या में। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए चौथा है इंडोनेशिया। जो चौथा देश है यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये है इंडोनेशिया। तो चौथा जो देश है वो है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये चौथा देश हो जाएगा, ठीक है, अभी को चौथा देश। पांचवा देखिए आपका है ब्राजील। ब्राजील दोस्तों पड़ता है आपका यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में। तो ब्राजील देखिए यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ है आपका ब्राजील, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5वां देश ब्राजील हो जाएगा। इसके बाद 6वां पाकिस्तान, यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6वां पाकिस्तान। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पाकिस्तान, ये हो जाएगा 6वां पाकिस्तान। इसके बाद नाइजीरिया, नाइजीरिया दोस्तों यहाँ पे पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप पे। तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइजीरिया और ये 7 नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एरो बना के यहाँ पे नाइजीरिया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाइजीरिया, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश ये देखिए ये है बांग्लादेश, ठीक है,
यहाँ पे मैं 8 नंबर लिख दे रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बी, क्योंकि जगह है नहीं तो मैं सिर्फ बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रूस, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रूस। ठीक है, रूस हो जाएगा ये 9 नंबर पे। ठीक है, रूस हो जाएगा। और उसके बाद जापान 10 नंबर पे है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये है जापान। ठीक है, और ये है 10 नंबर पे। तो दोस्तों ये हो जाएंगे टॉप 10 देश जो अलग अलग महाद्वीपों में फैले हुए हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें देखिए एशिया महाद्वीप में, एशिया में पाकिस्तान, चीन, भारत, इंडोनेशिया और जो है रूस, ठीक है, जापान, ये सब जो है एशिया महाद्वीप में देश आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है एशिया महाद्वीप में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखा जाए अफ्रीका में केवल एक महाद्वीप है, यूरोप में कोई भी महाद्वीप, अफ्रीका में एक देश है। ठीक है, यूरोप में कोई भी देश नहीं है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में एक एक देश है। लेकिन एशिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने देश हैं और यहाँ पे जनसंख्या किस प्रकार से वितरण में किस प्रकार से फैली हुई है। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक कवर करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा यही है कि जनसंख्या वितरण के कारक कौन से हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, उनको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित का मतलब होता है इफेक्ट, यानी प्रभाव डालना किसी पे। जैसे मान लो आप दीवार में हाथ मारोगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा आपके हाथ पे, है ना। तो आपने जैसे दीवार पे हाथ मारा तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो वही क्या है प्रभाव, यानी इफेक्ट क्या डाल रहे हैं। तो जनसंख्या वितरण में कौन से प्रभावित करने वाले कारक, कारक का मतलब क्या होता है कारण, यानी रीजन। ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिनसे जनसंख्या कहीं पे ज्यादा हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है, उन्हीं को हमें समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। पहला पॉइंट है भौगोलिक कारक, दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारक और तीसरा पॉइंट है सामाजिक कारक। इनमें 3-3 पॉइंट करके मैंने डिवाइड किया है। बहुत आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं इसे और समझ भी सकते हैं। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। भौगोलिक कारक में 3 पॉइंट हैं, भू आकृति, जल की उपलब्धता और जलवायु। इसके बाद आर्थिक कारक में खनिज, औद्योगिकरण, नगरीकरण। इसके बाद दोस्तों सामाजिक कारक में आ जाएगा सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आ जाएगा। अब भौतिक कारक जो है, ये भौगोलिक जो कारण है इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ भौगोलिक कारक में देखिए लिखा है भू आकृति। भू आकृति का मतलब क्या होता है, भू का मतलब धरातल, हमारी भूमि यानी धरातल। आकृति का मतलब क्या होता है आकार, यानी धरातल की आकृति। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये मैदान है, ठीक है, मैदान से ऊंचा उठा भाग पठार कहलाता है और पठार से ऊंचा उठा भाग पठारी कहलाता है और पठारी से ऊंचा भाग जो है वो पर्वत कहलाता है। अब जरा ये देखिए ये मैदान हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका मैदान और ये हो गया आपका पठार, ठीक है, और ये हो गया आपका पहाड़ यानी पहाड़ी, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों आपका पर्वत हो गया, ठीक है। अब आप जरा मुझे बताइए कि इंसानों की आवश्यकताएं सबसे ज्यादा कहां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, मैदान पे, पठार पे, पहाड़ पे या पर्वत पे। आप सभी का जवाब होगा मैदान पे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मैदानी भागों में जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो भूआकृति वही कहना चाह रहा है कि जो भूमि की बनावट है, जो भूमि की आकृति है, उस आकृति में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको मैदान पे देखने को मिलेगी। इसके बाद थोड़ा बहुत पठार पे देखने को मिलेगी, फिर इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए घाटी है, घाटी में देखने को मिलेगी, है ना। फिर इसके बाद पहाड़ पर्वत, बहुत कम जनसंख्या पहाड़ पर्वत में देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मैदान पे क्यों ज्यादा मिलती है, वही कह रहा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको यही समझना है कि मैदान पे इंसानों के, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे आसानी से रोड बनाए जा सकते हैं, आसानी से जो है पानी उपलब्ध हो सकता है। अगर पहाड़ पे पर्वत पे है तो पानी तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों कि मैदानी भाग में इंसानों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। यही कारण कि मैदानी भागों में ज्यादा लोग निवास करते हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो इतिहास में जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, इन जो सभ्यताओं को देखा जाए तो आप ये पढ़ोगे कि इन सभ्यताओं के जो नदी है, नदी के तट पर मानव बसाव ज्यादा देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे मानव की आबादी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो नदी की घाटियों में मिलता था। तो यहाँ पे मानव को जो है ज्यादा मिल जाता था सुख सुविधाएं, तो मानव ज्यादा मैदानी में निवास करता है।
दोस्तों दूसरा पॉइंट है जल की उपलब्धता। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान ए है, फिर कोई एक स्थान बी है, ठीक है। यहां पे आपको स्वच्छ जल मिलता है, यहां पे स्वच्छ जल मिलता है, और यहां पे आपको गंदा पानी मिलता है, पीने को गंदा पानी मिलता है। आप बताइए आप किस जगह जाना पसंद करेंगे, जहां गंदा पानी मिलता है या जहां स्वच्छ जल मिलता है? आपका जवाब यही होगा जहां पे स्वच्छ जल मिलता है, लोग वहीं जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि जल की उपलब्धता, जहां पे जल आसानी से मिल जाए, दूसरी बात ये स्वच्छ जल मिल जाए, लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं, वहां रहना पसंद करते हैं, वहां बसना पसंद करते हैं। जो नदी घाटी में लोग बसते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो लोग बसते थे नदी घाटी में बसते थे, क्योंकि वहां पे नदी से स्वच्छ जल का पानी मिल जाता था। आज के डेट में नदी का पानी जो है दूषित हो रहा है, लेकिन पहले इतना प्रदूषण नहीं था, इतना जनसंख्या भी नहीं थी, इतना गंदा पानी नहीं होता था नदियों का, लेकिन आज के डेट में दूषित हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो जल की उपलब्धता में बहुत सिंपल सेंटेंस आप ले सकते हैं कि जहां पे स्वच्छ जल मिलेगा, जहां पे जो है जल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, लोग वहां रहना पसंद करेंगे। और यही कारण है कि जनसंख्या वितरण में जहां आसानी से जल मिल जाता है और स्वच्छ जल मिलता है, लोग वहां रहना पसंद करते हैं। तो पहला दूसरा पॉइंट हो जाएगा जल की उपलब्धता। दोस्तों तीसरा पॉइंट है जलवायु। अब इसको भी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जलवायु जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा शीत है, ठीक है, शीत का मतलब बहुत ज्यादा कहीं पे ठंडी पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक स्थान है जहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, और कोई मान लेते हैं बी स्थान है जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। और कोई एक स्थान ऐसा है जहां पे ठंडी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ी ठंडी प्लस गर्मी, ठंडी गर्मी दोनों मिलती है। मान लीजिए सी स्थान है कोई, तो आप बताइए आप कहां रहना पसंद करेंगे? जहां पे कड़ाके की ठंड पड़ती है क्या आप वहां रहना पसंद करेंगे? जहां पे भयानक गर्मी पड़ती है क्या आप वहां रहना पसंद करेंगे? ऐसा नहीं है। जहां पे ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां पे बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं, और जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। जहां पे थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, से भारत में, चाइना में यहाँ पे थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी होती है, तो जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो यहाँ पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। यही कारण कि चीन और भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा पूरी दुनिया की देखने को मिलती है। दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि जलवायु भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। ये तीनों पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। भू आकृति यानी मैदानों पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करना चाहती है, क्योंकि उनको आसानी से जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी हो जाती है। जल की उपलब्धता, जहां पे आसानी से जल उपलब्ध हो जाए और स्वच्छ जल मिल जाए, लोग वहां रहना पसंद करते हैं। जहां जलवायु शीतोष्ण हो, जहां अच्छी जलवायु हो, लोग वहां रहना पसंद करते हैं। और ये तीनों पॉइंट जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब बात करते हैं आर्थिक कारक का। आर्थिक कारक क्या होता है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आर्थिक कारक की। आर्थिक कारक में देखिए एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे अगर आर्थिक को आप पढ़ेंगे ध्यान से ना, तो यहां पे आपको सेंटेंस निकल कर आएगा, एक छोटा सा शब्द, इसमें देखिए अर्थ छुपा हुआ है, अर्थ छुपा हुआ है। और अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। धन यानी पूंजी। तो यहाँ पे जो कुछ भी पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो धन से संबंधित होगा। जैसे एग्जांपल देखिए खनिज, पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे खनिज। अब देखिए जिस क्षेत्र में खनिज मिलते हैं, जहां पे वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे आसानी से खनिज मिल जाएंगे, तो उनको खनिज बेचकर या फिर खनिज को जो है उपयोग करके वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उनसे धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जिन क्षेत्रों में खनिज के भंडार पाए जाते हैं वहां पे लोगों का पलायन होता है, लोग वहां रहना पसंद करते हैं ताकि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाए। तो खनिज भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है औद्योगिकीकरण। देखिए सिंपल से सेंटेंस ये है कि जिन क्षेत्रों में खनिज के भंडार पाए जाते हैं उसके आसपास क्षेत्रों में औद्योगिक यानी उद्योगों का विकास होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होती हैं, और जो कंपनियां स्थापित होगी तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा यानी धन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे पॉइंट जो है एक दूसरे से अटैच है, जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो आप जुड़े होकर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सेंटेंस में अगर आपको समझाऊं, नगरीकरण में जब लोग गांव से शहर की तरफ, जब लोग
गांव से शहर की तरफ चले जाएं, है ना, तो ये शहर जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता चला जाता है तो वही शहर शहरीकरण या नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। कैसे हुआ शहरीकरण? जब लोग गांव से इस शहर में गए यानी नगर में गए तो नगर बड़ा होता चला गया। और बड़ा क्यों होता चला गया? क्योंकि लोग बसना शुरू कर दिए वहां पे। अब इसलिए लोग गए क्यों? इसलिए गए क्योंकि वहां पे रोजगार की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा आसानी से शहर में मिल जाती है। लोग शहरों में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे जो आवश्यकताएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब देखिए, शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ज्यादा भयानक गर्मी बढ़ रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे नगरीकरण का मतलब ये होता है कि जब लोग गांव से शहर में या नगर में जाके बस जाएं तो उसे कहते हैं नगरीकरण। और इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट आर्थिक कारक के हो गए। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सामाजिक कारक की। दोस्तों, बात करें अगर सामाजिक कारक की, देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक हर धर्म की अपनी संस्कृति होती है और हर धर्म के लोग अपने ही धर्म में लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के गुट में रहना पसंद करेंगे, उनकी संस्कृति अलग होती है, मुस्लिम की अलग होती है, सिख की अलग होती है, ईसाई की अलग होती है, बौद्ध की अलग होती है, जैन की अलग होती है। तो हर अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति भी लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, यहाँ पे सांस्कृतिकरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। ये सेंटेंस आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों राजनीतिक। अब राजनीति में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान ए है, कोई एक स्थान बी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई राजनेता है जो ज्यादा उपद्रव करता है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत शांत एरिया रहता है, यहाँ पे जो है कह सकते हैं यहाँ पे शांति है ना। तो यहाँ पे जो राजनीतिक माहौल है बहुत ज्यादा उपद्रव होता है, मारपीट होता है। और एक जगह है जहां पे लोग शांति आराम से लोग रहते हैं, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहां पे लोग शांति से रहते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, राजनीति भी लोगों को प्रभावित करती है। जहां राजनेता अच्छे होते हैं, जहां राजनेता काम अच्छे करते हैं, वहां लोग रहना पसंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है धार्मिक। मैं पहले ही बता चुका हूं, धार्मिक में जैसे लोग अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अपने धर्म में लोग रहना पसंद करते हैं, तो धर्म भी जो है वो जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट जो है मैंने बताया, जो है आप इसको अपनी भाषा में समझ के लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, आइए विस्तार में समझते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई एक जो है एक वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है। अब इसमें जितने व्यक्ति निवास करेंगे, इस क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करेंगे, इस पूरे क्षेत्र को जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो पड़ता है बिहार में, ठीक है, बिहार में। और सबसे कम कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में केवल 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एक स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उनके संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व निकालने का फार्मूला होता है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। एग्जाम्पल से जिसे समझते हैं, मान लेते हैं किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या मान लेते हैं 1000 है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है और उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। तो इसको काटेंगे कितना आएगा? 100। यानी 1 किलोमीटर एरिया में 100 व्यक्ति निवास करते हैं। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जनसंख्या घनत्व था, आप इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। अब यहाँ पे जन का मतलब लोग होता है, संख्या यानी लोगों का संख्या, लोगों की आंकड़े, उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि के कौन ऐसे कारण हैं या जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, उसे समझना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या लिखा है
कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र है जो निश्चित है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो क्षेत्र कैसा है, निश्चित है, पहला पॉइंट। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में, दूसरा है एक निश्चित समय में, निश्चित समय का मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, एक निश्चित समय है। किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलाव, ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस लिखा किसी एक निश्चित क्षेत्र में, मान लेते हैं कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, ये 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, कोई एक क्षेत्र है, 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का एक क्षेत्र है। अब देखिए इस एक क्षेत्र में यहाँ पे 5 साल में एक सर्वे किया गया, ठीक है, 5 साल में एक सर्वे किया गया। इससे पहले यहाँ पे आबादी मान लेते हैं 1000 थी, ठीक है, मान लेते हैं आबादी 1000 थी, फिर 5 साल बाद इसी जगह पे सर्वे किया गया तो आबादी जो है ये बढ़कर यहाँ पे 2000 हो गई, ठीक है, 2000 हो गई। तो यहाँ पे देखिए 1000 से जो 2000 बढ़ा है, इसमें क्या हुआ, पहले जनसंख्या 1000 थी, फिर 2000 हुआ, यानी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, जनसंख्या में बदलाव हुआ। तो इसी बदलाव को, इसी परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो दोस्तों आसान शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे परिवर्तन को थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिए। जो परिवर्तन शब्द है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। परिवर्तन में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक कैसे होगा, धनात्मक का मतलब जो वृद्धि हो जाए, ऋणात्मक मतलब जो कमी हो जाए। तो धनात्मक 2 तरीके से होता है, जब वहां पे जन्म होगा, यानी इस क्षेत्र में यहाँ पे पहले 1000 लोग थे, फिर इसके बाद 2000 हो गए 5 साल में, इसका मतलब ये है कि वहां पे जन्म हुआ होगा, या तो दूसरा पॉइंट, या तो वहां पे लोग प्रवास किए होंगे। प्रवास का मतलब ये होता है कि ए वाले स्थान पर किसी दूसरे स्थान से यहाँ पे लोग आए होंगे, ठीक है, जब आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके घर में 6 लोग रहते हैं, फिर इसके बाद जो है मान लीजिए 2 दिन के बाद आपके मेहमान जो है आपके घर पे 3 लोग आ गए, तो आपके घर में जनसंख्या वृद्धि हुई या फिर जनसंख्या कमी हुई? आपका जवाब होगा जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि में 3 लोग की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए वही चीज है, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं तब वृद्धि होती है, जब कुछ लोग जन्म लेते हैं, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तब वृद्धि होती है। तो यहाँ पे धनात्मक में 2 प्रकार से होगा, जब जन्म लेते हैं लोग तब, इसके बाद या तो प्रवास होता है तब। ऋणात्मक में एक ही चीज होगा, इसमें मृत्यु, जब मृत्यु होगी तो जाहिर सी बात है कमी होगी, कमी का मतलब माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों ये 3 परिवर्तन के एक तरह से घटक कह सकते हैं, यानी इसके द्वारा जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाएगा जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से, यानी कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं कि कारण है, रीजन है, जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या में बदलाव होता है। तो अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो दोस्तों बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक, या आपसे पूछ सकता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछे जवाब उसका एक ही होगा। आइए डिटेल में समझते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। पहला मैंने आपको बताया था जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। ये 3 ऐसे घटक हैं, 3 ऐसे कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या में बदलाव होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब इसको समझते कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, प्रवास क्या होता है, क्योंकि अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर भी पूछ सकता है। तो आइए समझ लेते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर होता है, फिर कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं जन्म दर की। जन्म दर में देखिए प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म देने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पे बात कर रहा है कि 1000 स्त्रियों द्वारा, 1000 फीमेल यानी स्त्रियों द्वारा, ठीक है, 1000 स्त्रियों द्वारा, मतलब प्रति 1000 में निकाला जाता है ये। तो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म देने वाले, लिखा है जीवित, मरने वालों के नहीं, जीवित जन्म देने वाले जो बच्चों की संख्या होती है उसे जन्म दर कहा जाता है। ऐसे ही मृत्यु दर को भी परिभाषित कर सकते हैं।
मृत्यु दर में लिख सकते हैं कि प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है, आसान परिभाषा है, आप आसान शब्दों में इसे याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ये तो बात होगी परिभाषा की। अब इसके बाद इसके फार्मूला भी है, फार्मूला मैं बता दूंगा आपको बाद में। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से लखनऊ चले जाइए या लखनऊ से दिल्ली चले जाइए, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसी को प्रवास कहा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रवास की, क्योंकि प्रवास से अलग अलग सवाल पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रवास को अलग से पढ़ने की जरूरत है। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दें कि प्रवास होता क्या है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। अब सवाल ये है कि कितने प्रकार से प्रवास होता है, आइए उसको भी समझते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रवास के प्रकार बताइए, तो प्रवास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे गांव से गांव। जब लोग किसी एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं तो उसे गांव से गांव प्रवास कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग कि प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, अगर नहीं जाएंगे तो प्रवास नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। तो जब लोग एक गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाएं, वहां बस जाएं, तो उसे प्रवास कहते हैं, गांव से गांव प्रवास। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा जब गांव से शहर में चले जाएं। ज्यादातर प्रवास गांव से शहर में होता है, क्योंकि लोग शहर में वो सुविधाएं पाते हैं, तो इसीलिए गांव से लोग शहर में जाना पसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रवास होता है वो गांव से शहर में होता है। इसके बाद दोस्तों होता है शहर से गांव। शहर से गांव बहुत कम लोग आते हैं, मतलब कि बहुत लोग शहर में जाना पसंद करते हैं, लेकिन शहर छोड़कर गांव में आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो कोरोना आया था ना, तो कोरोना में लोग शहर छोड़कर कहाँ आ रहे थे? गांव में आ रहे थे। तो यहाँ पे शहर से गांव का प्रवास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों शहर से शहर। जैसे कोई एक शहर है, लखनऊ शहर से जब दिल्ली में चले जाएं, एक शहर से जब दूसरे शहर में चले जाते हैं तो उसे कहते हैं शहर से शहर प्रवास। तो ये 4 प्रकार के प्रवास होते हैं। ये तो बात हो गई प्रवास के प्रकार। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रवास जहां से लोग करते हैं और जहां को जाते हैं उसको क्या कहते हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों जब जहां से लोग जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं उद्गम स्थान। जैसे उद्गम का मतलब होता है निकलना, या कह सकते हैं कि वहां से चलना, या फिर कह सकते हैं वहां से प्रारंभ करना। जैसे गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है, यानी गंगा नदी वहां से निकलती है, वहां से चलती है। तो दोस्तों वही बात हो गया, उद्गम का मतलब होता है प्रस्थान करना, या वहां से निकलना, या प्रारंभ करना, या चलना भी कह सकते हैं, है ना। तो उद्गम जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं या प्रस्थान कहते हैं। जैसे कोई मेहमान आया आपके घर पे और कहा भैया अब प्रस्थान करते हैं। अब मतलब प्रस्थान करने का मतलब क्या? अब चलते हैं, है ना। तो प्रस्थान भी कह सकते हैं, उद्गम भी कह सकते हैं और प्रतिकर्ष भी कह सकते हैं। अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है? जहां से लोग जाते हैं, आखिर जाते क्यों हैं? सवाल ये है कि आखिर जाते क्यों हैं? जाते इसलिए हैं क्योंकि वहां पे कुछ कारण होगा। जैसे वहां पे उपद्रव होता होगा, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे या किसी भी क्षेत्र में अगर ज्यादा मारपीट हो, उपद्रव हो, तो क्या आप रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही अशांति वहां पे हो, चारों तरफ जो है शोर शराबा हो, कोई मारपीट होता हो, तो क्या आप रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर वहां पे बेरोजगारी हो, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, वैसे देखा है बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन बेरोजगारी, अशिक्षा, तो इन कारणों से लोग उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे दोस्तों गंगा नदी जहां से निकलती है, यानी गोमुख से निकलती है, तो आखिर गोमुख से क्यों निकलती है? क्योंकि वहां ग्लेशियर है और ग्लेशियर पिघलता है, तो पिघलना उसका कारण हो गया, इसीलिए गंगा नदी वहां से निकलती है। जितनी नदियां जहां जहां से निकलती हैं वो इसलिए निकलती है क्योंकि वहां से ग्लेशियर तो पिघल रहा होगा और पिघलना उसका कारण हो गया। तो वहां से निकलना इसका मतलब ये है कि कुछ तो कारण होता होगा। ऐसे यहां पे दोस्तों ये सब कारण हैं जिनके कारण प्रतिकर्ष होता है,
लोग प्रस्थान करते हैं या तो उद्गम स्थान होता है। तो ये सब हो गए दोस्तों प्रतिकर्ष कारक। सवाल ये है कि ये तो कारण हो गए, लेकिन जाते कहां हैं? अब जाते कहां है और जहां जाएंगे वहां आखिर क्यों जाएंगे, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा गंतव्य स्थान को। गंतव्य का मतलब क्या होता है? गंतव्य का मतलब होता है जहां पे जाना, यानी जहां पे लोग जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आगमन, यानी आगमन जैसे अतिथि का आगमन हो रहा है, किसी नेता का आगमन हो रहा है ना, तो आगमन मतलब आएंगे या आना, है ना। जैसे राम आएंगे, तो आगमन मतलब आएंगे यानी आएंगे। तो यहाँ पे आगमन का मतलब आना और गंतव्य का मतलब भी आना होता है। जिस क्षेत्र में लोग आते हैं वहां आते क्यों हैं? क्योंकि वहां पे शांति होती है, वहां पे रोजगार मिलता है, वहां पे शिक्षा मिलती है, वहां पे अच्छी चिकित्सा सुविधा होती है, इसीलिए लोग इस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अपकर्ष कारक विषय कह सकते हैं, अप मतलब आना, और जो लोग आते हैं वो इसी कारणों से लोग यहाँ पे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जा सकता है? जैसे आपसे पूछ लेगा कि प्रवास के प्रकार बताइए, तो ये चारों प्रकार लिख देंगे। गांव से गांव पहला पॉइंट, गांव से शहर दूसरा पॉइंट, शहर से गांव तीसरा पॉइंट, और शहर से शहर चौथा पॉइंट। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए या कारक बताइए। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, वही कारक यहाँ पे आपको लिखना है। आप चाहे उद्गम लिख सकते हैं, चाहे प्रस्थान लिख सकते हैं, चाहे प्रतिकर्ष काल लिख सकते हैं, और इसके बाद जो है ये कारण आप जरूर बताएंगे उदाहरण के तौर पे। इसके बाद दोस्तों आप ये भी ले सकते हैं गंतव्य स्थान, आगमन या अपकर्ष कारक, और इसका जो है कारण बताएंगे कि क्यों लोग आते हैं या फिर वहां पे जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। कई बार घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा डिटेल में आसान शब्दों में दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझने की जरूरत यह है कि आखिर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये जो सिद्धांत है, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, ये किसी ने दिया है। कौन भूगोलवेत्ता है जिसने दिया है? नाम उनका है W.S. थॉमसन। W.S. थॉमसन ने इस सिद्धांत को दिया है। अब सवाल ये है दोस्तों कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है? आसान शब्दों में समझिए। देखिए एक तरफ जन्म दर, एक तरफ मृत्यु दर है, इन दोनों के बीच की जो प्राकृतिक जनसंख्या है इसी को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। जन का मतलब लोग होता है, अंकीय लिखा है मतलब आंकड़ा लिखा है, जनांक यानी लोगों की जो आंकड़े हैं उनका संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो प्राकृतिक जो जनसंख्या है उसी को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जरा गौर फरमाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है यक्स, ठीक है, इस क्षेत्र में मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, 100 लोग का यहाँ पे क्या होता है? जन्म होता है। 100 लोग का जन्म होता है जिसमें से 20 की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 20 की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी बचेगी? 80 बचेगी, ठीक है। तो जो 80 जनसंख्या है यही प्राकृतिक जनसंख्या, क्योंकि यही जीवित है। तो जो जीवित है जन्म लेने के बाद जो जीवित है, जो मर गए हैं उनको छोड़ देंगे, जो जीवित है वही जो है संक्रमण कहलाता है, और यही है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। वही मैंने दोस्तों यहाँ पे ऊपर लिखा है कि एक तरफ जन्म दर है और एक तरफ मृत्यु दर है। तो जितने जन्म लेते हैं उसके बाद जितने मर जाते हैं उनके बीच में जो जीवित रहते हैं उसी को कहते हैं प्राकृतिक जनसंख्या, और वही कहलाता है संक्रमण। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते ये है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जन्म और मृत्यु दर में कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। जैसे एक तरफ जनसंख्या मान लीजिए कोई भी समुदाय, कोई भी समाज ग्रामीण है, अशिक्षित है, खेतीहर है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामीण समाज, खेतीहर समाज, अशिक्षित समाज क्या होता है? यहाँ पे लोग ज्यादातर अपने जो जीवन यापन करते हैं ज्यादातर कृषि काम करते हैं, ग्रामीण लोग अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं। दूसरी बात है खेती वाला काम ज्यादा करते हैं। तो ये जनसंख्या जब ये थोड़ा सा परिवर्तन कर दे अपने आप में, परिवर्तन का मतलब ये ग्रामीण जनसंख्या जब नगरीय हो जाए, अशिक्षित जनसंख्या जब शिक्षित हो जाए और खेतीहर जनसंख्या जब औद्योगिक हो जाए, तो इसमें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कुछ परिवर्तन होगा, और यही परिवर्तन कहलाता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। और यही परिवर्तन
3 अवस्था को बताता है। यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्था बताती है और वही 3 अवस्था हम इस डायग्राम में समझने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत क्लियर मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए पहले एक डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी आंकड़ा आप लिख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे जो मैंने लिखा आप लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से 10, 20, 30 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों समय दिखा देंगे, ठीक है, ये समय हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ देशों का एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश है, नाइजर है, पेरू है, श्रीलंका है, कनाडा, जापान है। इन देशों को अर्धविकसित, विकासशील और विकसित देश भी कह सकते हैं। अर्धविकसित का मतलब यह होता है कि अभी ना तो विकासशील है ना तो विकसित की श्रेणी में है, अभी धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। विकासशील का मतलब यह है कि विकसित की श्रेणी में काम कर रहे हैं, विकासशील मतलब विकास हो रहा है, जैसे कि पेरू, श्रीलंका, भारत, चीन, ये सब आ जाएंगे इसमें। और विकसित का मतलब ऑलरेडी वो विकसित हो चुके हैं, जैसे जापान है, कनाडा है, यूएसए है, ठीक है। ये सब जो है विकसित की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि बांग्लादेश, नाइजर जैसे अर्धविकसित देशों में यहाँ पे जन्म दर ऊपर देखेंगे आप 25 पीए है। तो जो रेड वाली लाइन है, ध्यान रखेंगे, जो रेड वाली लाइन है ये है आपकी मृत्यु दर, ठीक है। जो रेड वाली लाइन है ये मृत्यु दर है और जो ऊपर यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये जन्म दर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो रेड वाली लाइन है इसको देखेंगे तो 25 पे यहाँ पे है, ठीक है। यानी इसका मतलब की मृत्यु दर कैसी है, उच्च है, उच्च मृत्यु दर है यहाँ पे, यानी मरते ज्यादा है। पहला पॉइंट, ये जो पहला लिखा है मैंने यहाँ पे पहली अवस्था, तो पहली अवस्था में यहाँ पे देखा जाए उच्च मृत्यु दर है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें ये देखिए रेड वाली जो ब्लू लाइन है उच्च जन्म दर, यानी पहली अवस्था ये दर्शाती है कि इसमें उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। मतलब ये दोस्तों कि जो ये वाले देश है, अर्धविकसित देश है, इसमें जन्म भी ज्यादा लेते हैं और मरते भी ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पे अशिक्षित जनसंख्या और यहाँ पे खेतिहर जनसंख्या देखने को मिलती है। इसीलिए अशिक्षित है तो भाई जन्म दर ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा नहीं है तो यहाँ पे मरते ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इन कारणों से यहाँ पे उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। ऐसा एग्जाम्पल हमें बांग्लादेश और नाइजर में देखने को मिलता है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरी अवस्था में आप जरा देखेंगे तो दूसरी अवस्था में विकासशील देश आते हैं, मतलब थोड़ा सा पढ़े लिखने वाले यहाँ पे लोग आएंगे। भारत, चीन भी इसमें आ जाएगा विकासशील देश में। अब देखिए जो ये रेड लाइन है, यहाँ पे देखिए इस रेड लाइन में तीव्र गति से नीचे ग्राफ गिर रहा है। ये लाइन है ये तीव्र गति से नीचे गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे विकास हो रहा है, मेडिकल की सुविधा आ गई, ठीक है, दवाएं आ गई, जिसके कारण यहाँ पे जो है अब मृत्यु दर घट रहा है, यानी अब कम लोग मरते हैं इन देशों में। यही बताना चाह रहा है इसमें। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे देखिए जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन में देखिए पहले तो उच्च होता है, धीरे धीरे यहाँ पे गिरावट आती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ माइनस लिखा है। प्लस का मतलब अभी ऊपर देखिए उच्च है, फिर जैसे जैसे नीचे आएगा यहाँ पे निम्न हो जाता है। मतलब जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आती है और मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट आती है। ये देखिए तीव्र गति से गिरावट आ रही है और जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट होती है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं और इसी को कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो जितना मरते हैं, जितना जन्म लेते हैं, उनके बीच में कितना जीवित हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल समझा कि 100 लोग हैं, 100 लोग जन्म लिए, 100 में से 20 मर गए, 80 बचे हैं, तो 80 क्या है, 80 प्राकृतिक जनसंख्या है। यही चीज यहाँ पे बताना है कि जितने जन्म लिए हैं, जितने मरे हैं, उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसी कहते हैं प्राकृतिक जनसंख्या या प्राकृतिक जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि यहाँ पे विकसित है, यहाँ पे शिक्षा की सुविधा, यहाँ पे नगरीय है, शिक्षित है, औद्योगिक है, यहाँ पे सब कुछ दोस्तों विकसित रूप में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो सोच समझ के पैदा होते हैं। सोच समझ के मतलब ये है कि एक परिवार नियोजन को यहाँ पे अपनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे देखिए 10 नंबर पे लगभग आएगा। तो यहाँ पे जन्म दर में कमी हो रही है और मृत्यु दर में भी
कमी हो रही है। तो जो तीसरी अवस्था है हमें ये बताती है कि जन्म दर में कमी और मृत्यु दर में कमी होती है। लेकिन पहली अवस्था दिखाती है उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था ये बताती है कि जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आती है और मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट आती है। और तीसरी अवस्था दिखाती है कि निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। अब इसी चीज को आप यहां पे लिख सकते हैं कि पहली अवस्था क्या दिखाती है। पहली अवस्था दिखाती है दोस्तों उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर को यहां पे पहली अवस्था बताती है। क्योंकि यहाँ पे कैसे देश है, अर्धविकसित देश है, क्योंकि ये देश ग्रामीण अशिक्षित और खेतीहर है। इसके बाद दूसरी अवस्था जो बताती है, दूसरी अवस्था बताती है कि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट होती है लेकिन जन्म दर में धीरे धीरे कमी आती है, जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद तीसरी अवस्था जो है इसमें निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। यही पूरा खेल दोस्तों जन्नांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कमेंट करिए, मैं फिर से एक बार नए तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप सब कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।